Hello everybody, how are you all? Welcome once again to my channel कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं एक बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो के लिए। बहुत दिन से बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम कुछ टिप्स दे दीजिए, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द थ्योरेटिकल एग्जाम्स। हम आंसर पूरा लर्न कर लेते हैं, पूरा अच्छे से लिख के आते हैं, फिर भी पता नहीं हमें क्यों पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो हियर इज द वीडियो फॉर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं 15 to 20% just by applying some simple tricks. This video is applicable for all theoretical subjects. यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की बात करूंगी एंड इकोनॉमिक्स का स्पेशल मेंशन यहाँ पर होने वाला है। तो आप चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, हर किसी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। आप यहाँ पर अपने 15 to 20% मार्क्स को आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको सारा पेपर जो है वो नीट एंड क्लियर हैंडराइटिंग में करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, नहीं, आपकी हैंडराइटिंग जैसी है आप वैसी ही हैंडराइटिंग में लिखिए, बिकॉज बाय द टाइम योर हैंडराइटिंग इज ऑलरेडी बिग फॉर्म। तो आप उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते अचानक से। यस, देयर आर लॉट ऑफ हैंडराइटिंग क्लासेस अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपके पास टाइम है। अदरवाइज आप अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे भी आपकी हैंडराइटिंग है उसे बार बार कट अपीटिंग करके, बार बार ओवर राइटिंग कर करके खराब मत करिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है तो ट्राई टू गिव सम स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, टू वर्ड्स, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिख दीजिए, सो दैट द रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसका पेपर पर रीडिंग करने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। अदरवाइज ही विल गेट इरिटेटेड और आपके मार्क्स अननेसेसरली कट हो जाएंगे। आप बोलेंगे मैम ऐसे कैसे होगा, वहां पे तो मार्किंग स्कीम होती है मार्किंग स्कीम, बट आफ्टर ऑल द एग्जामिनर इज गोइंग टू बी ह्यूमन बीइंग ओनली। तो कई बार बड़ा इरिटेट होके समझ में ही नहीं आ रहा, आप ऐसे वर्ड्स लिखते हैं कि आपका कभी ई ए के जैसा लगता है और समझ ही में नहीं आता है कि क्या लेटर लिखा हुआ है। तो इट बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स यू मे लूज योर मार्क्स। तो आपको बहुत नीटली लिखना है अपना पूरा क्वेश्चन पेपर, और अगर कहीं आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया है तो उसे आप बार बार खिच 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 करके मत काटिए, सिंपल वन स्ट्रोक ऑफ लाइन से उसे कट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरी बात, आप जिस भी पेन से लिखने वाले हैं वो पेन आप पहली बार एग्जाम में ले जाके ट्राई मत करिए। मतलब आप पहले तो ब्रांड सेलेक्ट कर लीजिए किस पेन से आपको अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है, वो पेन आप यूज करके देखिए घर पे। और पहली बार वहां जाके नया नवेला पेन निकाला, उसके ऊपर से आपने क्या हटाई और आप लिखने लगे, तो इनिशियली क्या होता है, स्मूथनेस आने में थोड़ा टाइम लगता है, आपका हाथ जमता नहीं है, बैठता नहीं है पेन के ऊपर। तो आप ऐसा पेन लेके जाइए एग्जाम में जिससे आपने घर पे 2-4 बार लिखा हुआ। पेन की जो रिफिल होती है बहुत सारी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि घर में 3-4 बार यूज करने से वो नहीं चलेगा। तो आप बड़ा स्मूथ सा पेन लेके जाइए। स्टेशनरी आपकी जो है पूरी की पूरी होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, बहुत अच्छी शार्पन पेंसिल होनी चाहिए फॉर मेकिंग द डायग्राम्स, इरेजर अच्छे होने चाहिए, स्केल होना चाहिए, सारी की सारी स्टेशनरी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये हो गई कुछ 1 or 2 टिप्स रिगार्डिंग द स्टेशनरी पार्ट एंड राइटिंग आपको कैसे करनी है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं अपने आंसर का, वहां पर सब कुछ लिखने के बाद भी हमारे मार्क्स क्यों डिडक्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं, इसीलिए आई एम लुकिंग हियर अगेन एंड अगेन। मैं एट रैंडम कुछ भी यहाँ नहीं बोलना चाहती थी। आई वांटेड टू गिव यू वेरी प्रूवन टिप्स एंड उसका जिसका आपकी बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा हो चुकी है और जो कि मैंने देखा है लोगों को करते हुए और मैंने खुद भी किया हुआ है, तो वो सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, तो आप को क्या करना है, सबसे पहली बात, किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन है जो केस स्टडी फॉर्म में नहीं पूछा जाता, या केस स्टडी पूछा है जिसका एक आंसर होता है, फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज में कोई केस स्टडी दी है जहां पर आपको वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, डिविजनल है या कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आइडेंटिफाई करो और फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने के लिए दिया गया। तो आप सबसे पहले तो जो आपने आइडेंटिफिकेशन किया वो आइडेंटिफिकेशन लिख देंगे एक लाइन में कि क्यों आइडेंटिफाई आप इसे डिविजनल कर रहे हैं या कोई दूसरा फॉर्म कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन लिख देंगे। फिर नीचे आप लिखना शुरू करेंगे। जब भी आप पॉइंट्स लिखना शुरू करें, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है, सब हेडिंग एंड हेडिंग्स काफी अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए, वेरी क्लियरली इन द बिग लेटर्स लिखा होना चाहिए।
चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक लाइन में आपने सब हेडिंग लिख दिया, उसके नीचे से आपने उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, वो एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी अननेसेसरली स्ट्रेच, बार बार रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स मत करिए। आपका अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन है इन योर ओन लैंग्वेज, वहां पर आपको कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है और 3 से 4 लाइन में अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये एक मिथ है कि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो आंसर्स हैं उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए और हेडिंग जरूर होनी चाहिए। कोई भी आंसर आप पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख के आएंगे विदाउट सब हेडिंग्स। यू हैव टू राइट द सब हेडिंग्स। इन केस अगर आपकी बुक्स में सब हेडिंग्स नहीं दिए तो आप अपना खुद का सब हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे। वैसे 11th 12th 9th 10th 11th 12th के लेवल की मोस्ट ऑफ द बुक्स में सब हेडिंग्स देती है। कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे सब हेडिंग्स नहीं होती है, वहां पे आप सब हेडिंग पहले ही बना लेंगे। एग्जाम में एट रैंडम भी बना सकते हैं, लेकिन घर पे पहले बना के लर्न किया होगा तो वो बेटर रहेगा। तो आप सब हेडिंग्स बना के अपना आंसर लिखेंगे। सब हेडिंग वेरी क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। इनफैक्ट जो आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स भी आप हाईलाइट करेंगे। नाउ आई नो यू विल से कि हम लोगों को कोई भी दूसरा कलर यूज करना अलाउड नहीं है। हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई हाईलाइटर ही यूज कर रहे हैं। हाईलाइटिंग का मतलब कि वो उभर के आना चाहिए, दिखना चाहिए एग्जामिनर को, उसकी आपके सामने वो वर्ड दिखाई देनी चाहिए। तो आप कैसे करेंगे ये काम? आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, वही पेन जिससे आप लिख रहे हैं उसी से आप अंडरलाइन कर दीजिए ऑल द कीवर्ड्स। जैसे ही आप अंडरलाइन कर देते हैं कीवर्ड्स, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ के आया है, इसे कीवर्ड्स मालूम है, और उसे वो वर्ड सामने सामने दिख जाते हैं। तो हो सकता है आपका पूरा एंड तक पढ़े बिना ही आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज उभर के सामने ही दिखाई दे रहे हैं वो आपको वर्ड्स। इट्स लाइक दैट यू आर गोइंग समवेयर एंड आपको मिल ही नहीं रही है जगह का है। गूगल मैप ने आपको एक कोने में ले जाकर छोड़ दिया और अब उसके बाद आप ढूंढ रहे, लेकिन वहां पर अगर अच्छे से साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि देखो ये एरो है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, आप कितना अच्छा फील करते हैं एंड वेरी इजीली यू रीच टू द प्लेस। सेम इज विद एग्जामिनर। आप उसको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन के साथ दिखाएंगे, उसके सामने सामने वो चीजें वर्ड्स नाचने लगेंगे, तो वो अपने आप मार्क्स देगा। भाई कैसे नहीं देगा आपको मार्क्स? बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सारे कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए। आंसर्स जो है हमेशा आपको पॉइंटर्स में लिखने। अच्छा, अब कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशन ऑफ सप्लाई वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, हेडिंग्स के साथ नहीं दिए होते, एक एक लाइन होती है। ठीक है, जब एक एक लाइन है तो आप एक एक लाइन करके ही उन अजम्पशंस को लिखिए, 3 4 5 जितने भी अजम्पशंस हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही छोटी छोटी हैंडराइटिंग, एक एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, 1 लाइन का स्पेस दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, मीडियम या बिग है, तो आप 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। लेकिन कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में आप उसको नहीं लिखकर आएंगे। बिग पैराग्राफ्स आर ऑलवेज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स में आंसर लिख दिया। अब ये बात आती है कि कुछ आंसर्स ऐसे ही होते हैं जहां पे पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। तो अगर मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, इसका आप आंसर लिख रहे हैं, इसके लिए नॉर्मली पॉइंटर्स है वहां पे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लेट से 2 मार्क के लिए आ गया, 3 मार्क के लिए आ गया, और आप पैराग्राफ फॉर्म में इसका आंसर लिखने वाले, तो आप ये कोशिश हमेशा करेंगे कि आपका एक पैराग्राफ बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इफ वन आंसर इज टू बी रिटर्न इन द पैराग्राफ, आप एक पैराग्राफ को मैक्सिमम 4 to 5 लाइन का ही रखिए और उसे ब्रेक कर दीजिए सेकंड पैराग्राफ में। आप सेकंड पैराग्राफ में आंसर लिख दीजिए। ऐसा करने से आपका जो आंसर है वो काफी नीट दिखता है। और अंडरलाइनिंग तो एक जेनरिक रूल है, हर जगह आपको अंडरलाइनिंग करनी ही है ऑल द कीवर्ड्स की। देन अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है और टाइम आपको परमिट करता है, तो आप किसी तरीके के डायग्राम्स बना सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैं किस तरीके के डायग्राम्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, मैं आपके साथ इस तरीके के डायग्राम्स की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्लानिंग। ओके, ये है मेरा प्लानिंग लिखा हुआ। अब मुझे प्लानिंग का फीचर्स लिखने हैं, तो मैंने लिखा फीचर्स और 1 2 3 4 5 इस तरह का डायग्राम मैं बनाने की बात कर रही हूँ। इस तरीके के डायग्राम की बात कर रही हूँ। ऐसा डायग्राम आप बना सकते हो, या फिर यहाँ पर आप बीच में लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड यहाँ पर आप बना सकते हैं कुछ। ये आपको ऐसा काम करने से आपका क्या होता है, फीचर्स ऑफ प्लानिंग यहाँ मैंने लिखा और मैंने इसका ट्री डायग्राम या फिर इस तरीके का कोई भी एक डायग्राम बना दिया। इस तरीके का काम करने से क्या होता है कि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा
बन जाता है और आपके आंसर को रीड करने के लिए एग्जामिनर को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ती है, पहले ही दिख जाता है कि ये आपने प्लानिंग के सब हेडिंग्स है, जो भी पॉइंट है, फीचर्स है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वो सब लिखा हुआ है बहुत नीटली एंड प्रॉपरली। लेकिन ये काम आप तभी करेंगे जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है, डर है पेपर छूट जाएगा, तब आप बिल्कुल भी ये सब ट्राई मत करिएगा कि आप किसी तरीके के ये एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स बनाएं। यस तो ये हो गई जेनरिक बातें। अब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करके बात करती हूँ। इकोनॉमिक्स या आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, तो पहली बात, आप क्वेश्चन को बिल्कुल भगवान मान के ये नहीं, अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं था डायग्राम बनाना। अगर आपसे पूछा गया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक्सप्लेन करिए, तो ऑब्वियसली विदाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के डायग्राम से, जहां पे आप टीपी, एमपी एंड एपी दिखाएंगे, उसके बिना आप कैसे उस आंसर को लिख के आ सकते हैं। सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड। दिमाग में ये बात बेयर करके रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन क्लियरली नहीं भी बोल रहा है, तो भी वेर एवर नेसेसरी यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम, बिकॉज विदाउट डायग्राम इस तरीके के आंसर्स को आप नहीं लिख सकते हैं। एंड डायग्राम बनाते टाइम जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है, बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम बना दिया, डायग्राम में लेबलिंग नहीं करी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस तक नहीं बनाकर आए, लेबलिंग नहीं करी कि ये कौन सा कर्व है, इसमें कौन से पॉइंट पर क्या हो रहा है। लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। डायग्राम कभी भी पेन से नहीं बनाकर आएंगे। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हैज टू बी मेड बाय गुड पेंसिल। आप बहुत गंदी पेंसिल यूज मत करिए विच इज स्मज बार बार फैल रहा है एंड ऑल दैट। अच्छी पेंसिल जिसको आपने घर में पहले ट्राई किया है, टेस्टेड किया है, वेल शार्पन पेंसिल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और वहां पे डार्क दिखनी चाहिए वो पेंसिल, डार्क डार्क आप लिख करके आइए, एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है, आपने कौन सा डायग्राम बनाया है, वो किस कर्व को शो कर रहा है, उसके वेरियस पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, एवरीथिंग। डायग्राम जब भी बनेगा, डायग्राम के नीचे फ्यू लाइंस में उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, एंड आफ्टर ऑल व्हाट दिस डायग्राम इज इलिस्ट्रेटिंग। ये बात आपको लिख के ही आनी है। कई बार जैसे बच्चे करते हैं, सप्लाई का डायग्राम बनाया और शुरू हो गए कि सप्लाई को फैक्टर्स, सपोज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है, तो क्या हो रहा है वहां पे। अरे नहीं, ये तो बताओ कि क्या बता रहा है, सप्लाई में क्या होता है, प्राइस यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका क्वांटिटी सप्लाइड होता है, तो सप्लाई डायग्राम जो अपवर्ड स्लोपिंग है वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई। तो आपको ये बात दिखानी है, ये स्लोप कैसा है, इट्स अ पॉजिटिव स्लोप। ऐसे ही अगर डिमांड का स्लोप होता तो वो नेगेटिवली स्लोप है, ये आपको बताना ही है। और वेरियस पॉइंट्स जो आपने वहां पे मार्क किए होंगे वो आपको बनाना है। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा इकोनॉमिक्स के लिए आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली बार वहां जाकर के ये काम करने की कोशिश करेंगे, यू मे नॉट बी एबल टू डू इट, और या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा के आप करेंगे, विच इज नॉट गुड, नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। और एक और बात जो कि जेनरिक है, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल शिफ्ट इन डिमांड कर्व या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स विल इट शिफ्ट और नॉट शिफ्ट, कोई केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला तो आपको एक छोटा सा इंट्रो लिखना है आपके आंसर का, मतलब कि शिफ्ट होती क्या है वो तो एक्सप्लेन करो। आपने डायरेक्टली लिख दिया कि इस पॉइंट की वजह से, लेट्स से वहां पे लिखा हुआ है चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होता है तो सप्लाई विल इंक्रीज, अगर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई विल डिक्रीज। तो आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन ये बताया ही नहीं कि शिफ्ट का मतलब क्या होता है, कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट, शिफ्ट एंड मोमेंट अलोंग द कर्व। तो आपको पहले शिफ्ट क्या होता है ये तो बताना है, 2 लाइन में लिख करके आप ये बता दीजिए। और बिल्कुल ऐसा सोचिए आप किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे इंसान को जिसको कि कुछ भी नहीं पता है। अगर आप ये सोचेंगे एग्जामिनर को तो पता ही होगा, ऐसी एजम्पशंस नहीं लेनी। एग्जामिनर को अगर सब कुछ पता था तो उसको तो सारे आंसर्स ही पता थे, वो आपका पेपर क्यों चेक कर रहा है, वो आपको चेक कर रहा है, उसके नॉलेज की चेकिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके नॉलेज की चेकिंग हो रही है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे से अपनी बात वहां पे लिख के आए, क्योंकि आपके माइंड को रीड नहीं कर रहा है कोई, आपकी आंसर बुक को, आपकी नोटबुक को रीड किया जा रहा है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, सपोज एक 5 मार्क का क्वेश्चन था जहां पे 5 पॉइंट्स आर टू बी रिटन एक्सप्लेनेशन के लिए, आपने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 लिख दिया, 5th पॉइंट आपको ना तो हेडिंग याद आई ना एक्सप्लेनेशन याद है, फिर भी नंबर 5 लिख करके आ गए। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका क्लियर इंडिकेशन बता रहा है भूल गया, इसको याद नहीं आया। क्यों लिख रहे हो नंबर 5, छोड़ दो, नंबर 5 भी मत लिखो,
1 2 3 4 लिखा एंड दैट्स इट। आपको नहीं याद आ रहा है छोड़ दीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए, वहां पे 5 लिख के छोड़िए मत। जब आप वापस आएंगे, इनकेस आपका पेपर जल्दी हो जाता है, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, थ्योरेटिकल पेपर्स में जो है पेपर थोड़ा जल्दी ही खत्म हो जाता है, आपको रिवाइज करने का टाइम मिल जाता है, और फिर अगर आपको कोई पॉइंट याद आई या लास्ट में आप कोई पॉइंट बनाकर भी लिखना चाहते हैं, विच मे बी जस्ट आप कुछ भी ऐसा ही फेंक रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, चलता है, नहीं मिलेंगे मार्क्स, नहीं मिलेंगे, बाकी के 4 के तो मिलेंगे, लेकिन नंबर 5 लिख के खाली छोड़ के आने का क्या मतलब है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, वहां पर आपको 6 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स पर आज आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिख के आगे उसको एक्सप्लेनेशन ही नहीं लिखा। कैसे नहीं हो सकता, कैसे ये हो सकता है कि आपको 6 नंबर मिल जाएंगे ओनली पॉइंट्स लिखने से। यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, कुछ भी बना करके लिखिए, थोड़ा बहुत, मतलब बना के लिखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप राम की सीता की शादी रावण से करा के आ गए, वहां पे आप आजू बाजू ही, मतलब आई मीन टू से कि बीट अराउंड द बुश करना है आपको, थोड़ा बहुत आजू बाजू से मिलता जुलता जितना भी बेस्ट ऑफ योर नॉलेज का यूज करके आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, लिख करके आइए, छोड़िए मत इस तरीके से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जो आता है वो तो इतना लिखते हैं दैट नोबडी कैन स्टॉप देम, और जो नहीं आता है वहां पे कोई कुछ भी नहीं लिखते, बिल्कुल ही छोड़ के आ जाते हैं। ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है कि आप बिल्कुल छोड़ के आ गए, ठीक है। देन आपको स्पेस कैसे छोड़ना है बिटवीन 2 क्वेश्चन। देखो, नया क्वेश्चन जो है वो तो हमेशा आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक पेज पे है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6 के 3 सब पार्ट्स हैं, तो आप हर एक सब पार्ट नए पेज से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6C, अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन के बीच में कई बार क्या करते हैं बच्चे, छोटा छोटा सा इतना छुपा करके लिख के आते हैं चीटी जैसा, A एंड B, तो दिखाई नहीं दे रहा है, एग्जामिनर को लग रहा है कि ए का इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है, बी इसने लिखा ही नहीं। बी आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है, कोशिश क्या करना ही करना है, हर एक पॉइंट आप मार्जिन के बाहर लिख रहे हैं। ए पॉइंट अच्छा क्लियरली दिखाई देना चाहिए, बी का आंसर क्लियरली दिखाई देना है, मार्जिन के बाहर लिखिए, मार्जिन के अंदर ए बी मत लिख करके आइए, सो दैट इट इज वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर कि आपने ये ए का आंसर लिखा है, बी का आंसर लिखा। और 2 आंसर्स के बीच में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू लीव द स्पेस। आपने ए पार्ट का आंसर लिखा, लीव द स्पेस, लाइन खींच दीजिए, या तो आप हाथ से, पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेंसिल स्केल की, ऐसे ही पेन से लाइन खींच दीजिए, फिर बी पार्ट का आंसर लिखिए एंड देन सी पार्ट के आंसर की तरफ जाइए। कुछ इस तरीके से आपको अपने आंसर का प्रेजेंटेशन करके देना है। और नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करेंगे, और हैंडराइटिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देन आपको बिग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ये पॉइंट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आया अभी, वो ये है, जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ था जिसको मैंने स्किप कर दिया, कि डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे बिजनेस स्टडीज में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, कभी भी आप डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स आप पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख के आएंगे। यू हैव टू राइट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द कॉलमनर फॉर्म। कॉलम्स के बीच में ही अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। एंड एक बाद में बच्चे पता नहीं क्यों आलस कर जाते हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, कितने बच्चे मुझसे एक ही पॉइंट पूछते हैं, मैम यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने हैं क्या? क्यों नहीं लिखने? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही क्यों है जब आप इतना बड़ा डिफरेंसेस याद कर सकते हैं, सब कुछ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर सकते हैं, तो आप डिफरेंस बिटवीन के एक एक जो पॉइंट्स होते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस, उनको याद करने में कौन सी आफत आ जाती है? उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? वो डिफरेंस बिटवीन के जो बेसिस होते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपना डिफरेंस लिखते हो। बल्कि इफ यू वर्क स्मार्टली, वो बेसिस को याद कर लेंगे तो आगे का एक्सप्लेनेशन आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, दैट यू कैन राइट ऑन योर ओन। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस बिटवीन में 3 कॉलम बनेंगे, एक बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनेगा, एक जिसके जिन 2 चीजों के बीच में आप डिफरेंस लिख रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी हम डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन करते हैं, वहां पे एग्जाम्पल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिफरेंस। आप एग्जाम्पल का एक पॉइंट बना के अलग से आ जाते हैं, अरे भाई एग्जाम्पल थोड़ी ना कोई पॉइंट अलग से, आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस प्रॉपरली लिखने। और सीबीएसई के बच्चों को तो कभी कभी बेसिस दे दिए जाते हैं और उसके ऊपर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो बेसिस आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। इवन इफ somebody is telling you कि रहने तो छोड़ दो, बेसिस बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, हो ना हो आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है और अच्छे मार्क्स लेके आने, तो आप वहां पर बेसिस भी लिखेंगे। देन आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर मैं रिलेशनशिप के क्वेश्चंस की बात करूंगी। इकोनॉमिक्स में ये बहुत पॉपुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। आप इस तरीके के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आपको लिखकर थोड़ी ना बताएगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर मैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम के बिना रिलेशनशिप लिख दूंगी तो ये कैसा आंसर लगेगा? तो आधा अधूरा आंसर लिखेगा। आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है।
और एक बात, ऐसा क्वेश्चन जैसे कि रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, यहाँ पे शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे शेड्यूल की प्लॉटिंग ऑन द कर्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप हाइपोथेटिकल डायग्राम बना सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हाइपोथेटिकल डायग्राम्स क्या होते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपोथेटिकल डायग्राम कुछ इस तरीके के डायग्राम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाया सप्लाई का, तो ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम, जहां पर मैंने यहाँ बता दिया कि ये है P1 एंड यहाँ पर मेरी सप्लाई जो है ये है Q1, और अगर प्राइस नीचे आ गया तो ये है मेरा P2, और यहाँ पर यहाँ पर मेरी सप्लाई जो है ये है Q2। तो इस तरीके से मैंने बताया कि प्राइस फॉल हो रहा है तो सप्लाई भी फॉल हो रही है, और आप इन पॉइंट्स को मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि ये y एक्सेस है, यहाँ पर x एक्सेस है, यहाँ पर आप लिख के आएंगे ये प्राइस है और ये है सप्लाई। ओके, तो इस तरीके से इस ऐसे डायग्राम्स को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम, जहां पे यहाँ 0 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी 0 5 6 7 ऐसा कोई नंबर नहीं है। ओके, तो ये होता है हाइपोथेटिकल डायग्राम, जो आपको बनाना ही बनाना है, स्पेशली इन द रिलेशनशिप बिटवीन के क्वेश्चंस। तो बच्चों, अभी मैंने आपको मोटा मोटा सारी बातें बता दी है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन थ्योरेटिकल एग्जाम। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लुक एंड फील ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपना पेपर जितना नीट कर सकते हैं उतना नीट रखिए। स्क्रिबलिंग करना, कट करना, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ना करें। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, बिकॉज विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस थ्योरेटिकल एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आना इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि आपको अच्छे से आता है, तो दैट इज नॉट इनफ। यू हैव टू राइट मल्टीपल टाइम्स, सो दैट आप जब एग्जाम में प्रेजेंटेशन करें तो आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके देखे हुए क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैंने आपको सारी टिप्स दे दी, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन अकाउंट्स एग्जाम। टिल देन, बाय। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बाय।